दीमक इंतहाई खूबसूरत नाम है जिसने भी रखा है। फैसल कुरैशी जो किरदार दीमक में अदा किया है बरसों याद रखा जाएगा। समीना आपा बहुत अच्छी खातून है, मेरी दोस्त है। हाँ, मेरा कभी उन्होंने इंटरव्यू नहीं किया, मैं वो इंटरव्यू देना भी नहीं चाहता। जितनी उम्दा एक्टिंग फराज की माँ की शक्ल में दीमक में की है उतनी ही बुरी नहीं, उससे कहीं ज्यादा बुरी एक्टिंग उस्मान पीरजादा साहब ने उस दूसरी लव गुरु फिल्म में की है। सोनिया हुसैन एक अदाकारा है, उनकी शक्ल वैसे बहुत ज्यादा प्रियंका चोपड़ा से मिलती है। अगर आप सिर्फ इस रोल के अंदर अपने नाखून थोड़े से तुर्श देती तो पता चलता कि आप घर के बर्तन भी धोती हैं। मैं खुद अपनी जिंदगी में 1.5 साल मुख्तलिफ जिन्नों के साथ एक घर में रहा हूँ। कैसी भी मुश्किल हो, मेरी जबान से दरूद सलाम अपने सरकार पे जारी हो गया, मेरा हमनवा मेरा रब बन जाएगा। तो फिर जिन्नों की शायद बारात आई हो, दे डोंट स्टैंड अ चांस। मेरे और फराज में एक फर्क है, मैंने घबरा के अपना घर कभी नहीं छोड़ा। फिल्म के अंदर अगर आखिर में ये बता दिया जाता कि इंसान जिन्नों से कहीं ज्यादा कवी और अफसल है तो शायद फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ज्यादा मजे का होता। CGI जनरेटेड जिन है, वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि कार्टून है। दूसरी हॉरर फिल्म का बताऊं जिसका स्क्रिप्ट भी बाहर लिखा गया है, फिल्म के अंदर पाकिस्तानी एक्स्ट्रास को लिया गया। फिल्म का नाम है बजट ऑफ पाकिस्तान 2025। ख़वातीन हज़रात, अमूमन लाउड स्पीकर की किसी भी एपिसोड में मैं डॉक्टर उमर आदिल आपसे रोज़मर्रा की बातें करता हूँ, बड़ी बच बचा के। इसकी दाद आप ज़रूर मुझे दीजिए। दरमियान में कहीं ना कहीं जो मैंने कहना होता है वो मैं कह भी देता हूँ। कुछ भी न कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, ये एहतियात करनी पड़ती है। मगर आज मैं आपके साथ 3 चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ और तीनों बेइंतहा खौफनाक हैं, यानी कि तीनों बड़ी हॉरिफाइंग है, यानी कि इनके अंदर एक एलिमेंट ऑफ हॉरर है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ईद उल ज़ुहा पे जो पाकिस्तान में फिल्में रिलीज हुई थीं उनमें से एक फिल्म थी जो कि हॉरर फिल्म्स के जॉनरा में आती थी। मैंने उसका जिक्र आपके सामने अभी तक नहीं किया, हालांकि मेरा बहुत दिल है कि इतनी उम्दा फिल्म का जिक्र करूं। मैंने इंतज़ार किया कि फिल्म को लगे हुए 10-12 दिन गुजर जाएं ताकि मुझे एहसास हो कि क्या मेरे हमवतन फिल्म बीनों में अभी तक इतना नफासत, इतना टेस्ट, इतना ज़ौक़, इतनी समझ है कि वो इस किस्म की पैरेलल सिनेमा की तकरीबन एक आर्ट फिल्म को, जो कि एक हॉरर फिल्म कहलाती है, उसको अप्रिशिएट कर सकें, उसके न्यूआंसेस को समझ सकें। ये एक ऐसी फिल्म है ख़वातीन हज़रात जिसका नाम है दीमक। एक तो नाम कितना प्यारा है, खुदा की कसम, दीमक ऐसे लगता है जैसे किसी पुराने अफसाना निगार के अफसाने का नाम है। इंतहाई खूबसूरत नाम है जिसने भी रखा है। इससे पहले कि मैं फिल्म के बारे में कुछ कहूँ, मैं आपको ये बताऊं कि ये 2 मशहूर माओं के लाडले बेटों की मुश्तरका काविश है। अमूमन मैं ये समझता हूं कि जहां जिन घरानों के अंदर माएँ बड़ी पावरफुल हों और ख़ासतौर पे मीडिया में पावरफुल हों, वहां बेटे बहुत ज़्यादा पनप नहीं सकते या अपनी शनाख्त नहीं बना सकते। मगर यहाँ पे इस फिल्म के प्रोड्यूसर मुराद और इस फिल्म के डायरेक्टर राफे राशिदी ने हमारे तमाम ख्यालात को बिल्कुल गलत कर दिया है। मुराद, आप में से वो तमाम लोग जो कि परवीन शाकिर को जानते हैं, उनके कलाम से वाकिफ़ हैं और उनके इश्क में गिरफ्तार हैं, यकीनन इंतसाब में आपने देखा होगा मुराद के नाम। ये वही मुराद है जिसके नाम परवीन ने अपने कुछ मजमूओं को मंसूब किया और ये उनके वाहिद अकलौते बेटे हैं। मुराद 14 साल का था जब इस्लामाबाद में परवीन शाकिर एक हादसे में हलाक हो गई और इस छोटे से बेटे ने अपने आप को किसी न किसी तरह संभाला, तालीम हासिल की और एक इंतहाई उम्दा एडल्ट बन के हमारे सामने आया है। एंड आई एम श्योर इफ हिज मदर वाज अराउंड शी वुड बी राइटली वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। ये ना समझिएगा कि इनकी ज़िंदगी बहुत आसान रही। मुझे सिर्फ मुराद की एक बात याद आती है और वो ये है कि मुराद की सालगिरह का दिन भी बिल्कुल वही था जो कि जनाब अहमद नदीम कासमी की सालगिरह का दिन था। और जनाब अहमद नदीम कासमी को परवीन अपना मेंटोर समझती थी, उस्ताद समझती थी, गुरु समझती थी। तो इसलिए कई दफ़ा ऐसा हुआ कि अपने बेटे की सालगिरह उसके साथ मनाने की बजाय वो अहमद नदीम कासमी, जिनको वो अम्मो कहती थी, उनकी सालगिरह मनाने के लिए मुराद को छोड़ के खुद लाहौर आ गई। मगर मुराद ने इन तमाम चीज़ों को अपने दिल पे नहीं लिया। आई विश हिम सच अ लॉट ऑफ लक and I wish him all the best in his future ventures and also in his life. May he have a very healthy, happy and long life. ख़वातीन हज़रात, जो दूसरा माँ का लाडला बेटा है और एक ज़बरदस्त माँ का लाडला बेटा है, उसका नाम है
رافع راشدی. میں جب فلم دیکھنے کے لیے گیا اور وہاں لکھا آیا تو نہ جانے میرے دل میں ایک دم آیا کہ بھی میں کتنے راشدیز کو جانتا ہوں. اور تو خیال آیا کہ بہت سارے راشدیز ہیں. اب ان میں سے کچھ کا نام میں لے سکتا ہوں, کچھ کا نہیں لے سکتا, مگر میرے زمانے میں ٹیلی ویژن پہ خاتون آتی تھیں جن کی بڑی مسحور کن مسکراہٹ تھی, آنکھیں موندے رہتی تھیں, بڑی دلاویز خاتون تھی. ان کا نام تھا مہتاب چنا. بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے اکبر راشدی نام کے ایک نوجوان سے شادی کر لی اور اب وہ مہتاب راشدی کہلاتی ہیں. تو اکبر راشدی اور مہتاب چنا کی شادی کے نتیجے میں ایک انتہائی عمدہ بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رافع راشدی ہے. اور رافع نے کسی صورت بھی اپنی ماں کے سٹیٹس کو, ان کے تمام میڈیا کے ایکسپیرینس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. He has emerged as such a brilliant فلم ڈائریکٹر کہ میں حیران رہ گیا ہوں. بنیادی طور پہ رافع راشدی خود تو ایک IT کوالیفائڈ پرسن ہے, مگر فلم میکنگ میں بھی ان کا جواب نہیں, اور وہ اس سلسلے میں کئی ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں یا جیتیں گے ابھی. تو رافع راشدی اور مراد, پروین شاکر کے بیٹے نے مل کے اس فلم کو پہلے پروڈیوس کیا مراد نے, اور ڈائریکٹ کیا رافع راشدی نے. اس فلم کی کہانی لکھی ہے عائشہ مظفر نے. میں ان سے واقف نہیں. کہانی میں کوئی اتنی قیامت کی بات نہیں ہے, اور جس کہانی میں کوئی بہت قیامت کی بات نہیں ہوتی وہی کہانی بہت قیامت کی کہانی ہوتی ہے, اس لیے کہ سادی سی بات ہوتی ہے جو زندگی سے انسپائرڈ ہوتی ہے. ہمارے آپ کی زندگیوں سے انسپائر ہو کے ایک فلم کے قالب میں کہانی کو ڈھال دینا اور اس کا ایک انگیجنگ اسکرین پلے بنانا, اصل میں یہی تو کمال ہے. خواتین و حضرات, دیمک ہماری سوشل تعلقات کے ہاررز کو ایکسٹراپولیٹ کر کے سپر نیچرل ہاررز کے ساتھ جوڑ کے ایک فلم بنائی گئی ہے. ہمارے اپنے تعلقات میں جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, ہمارے تعلقات میں جو بٹرنس ہوتی ہے, جو ٹاکسسٹی ہوتی ہے, جو اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایول ہو جاتی ہے, اسے ہم نے ایول سپر نیچرل پاورز کے ساتھ کمبائن کیا, اور یہ ایسا کمبائن ہوا کہ درمیان میں ٹانکا نظر نہیں آتا, ایک چیز دوسرے میں مولڈ ہو جاتی ہے. یہ کہانی بنیادی طور پہ 3 مرکزی کرداروں کی اور پھر 2 بچوں کی ہے. مرکزی کرداروں میں سب سے پہلے ایک صاحب ہے جن کا نام فراز ہے, فیصل قریشی. میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اٹھ کے اس کرسی پہ تمہیں سلام کروں, اس لیے کہ تم بہت اچھے اداکار ہو, تم بے انتہا عمدہ انسان ہو, مگر تم نے بحیثیت فراز جو کردار دیمک میں ادا کیا ہے وہ میرے خیال میں برسوں یاد رکھا جائے گا. ویسے تو تم بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ تھے اور پھر خئی اور نہ جانے کیا کیا عمدہ کام کرتے رہتے ہو, مگر بھیا بہت عرصے بعد فلم میں واپس آئے ہو, اور فلم میں واپس آ کے تم نے اپنی وہ ازلی خواہش دبائی ہے کہ میں بھی گلیمرس نظر آؤں, میں بھی ماہرہ خان کے ساتھ یا مہوش حجات کے ساتھ لنڈن کی گلیوں باغات اور جھولوں کے اوپر یوں ٹپ ٹپ ناچتا پھروں اور اتنا بیس لگاؤں اپنے منہ کے اوپر کہ یہ لگے کہ اتنا بیس اگر کسی عمارت میں استعمال کیا جاتا تو پوری عمارت کی بیرونی دیواروں کو پلستر ہو سکتا تھا. واہ, کمال بات ہے کہ تم نے اداکاری کو ایک عمدہ جاندار رول کو پریفر کیا rather than the glitzy and the flimsy glamour that some of your colleagues are so addicted to. باہر طور اتنی عمدہ ایکٹنگ ہے بحیثیت فراز. فراز ایک ایسا لڑکا ہے جو کہ اپنی ماں سے بڑا اٹیچڈ ہے. اس کی ماں کی زندگی بے انتہا دکھوں سے بھری ہوئی تھی because she was an abused wife, abused to such an extent that attempts had been made by her husband on her life. ظاہر ہے کہ ان دونوں ماں بیٹے کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب ہونا بھی ایک حد سے بڑی ہوئی محبت ہے. جو کوئی بھی چیز حد سے بڑھ جائے تو اس میں ٹاکسسٹی پیدا ہو جاتی ہے. فراز کی ماں کا نام جو بھی ہے وہ ہماری اور آپ کی بہت ہی ہر دل عزیز قسم کی اداکارہ ہیں جن کا نام سمینہ پیرزادہ ہے. سمینہ آپا بہت اچھی خاتون ہیں, میری دوست ہیں, بہت پیار سے ملتی ہیں. ہاں, میرا کبھی انہوں نے انٹرویو نہیں کیا, اب کیا کیا جائے, میں وہ انٹرویو دینا بھی نہیں چاہتا. اور سمینہ آپا کے بارے میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ 2 خواتین ہیں جو تقریباً پچھلے کئی سالوں سے ٹیلی ویژن اور فلم میں نظر آ رہی ہیں. ایک تو خیر صرف ٹیلی ویژن میں نظر آتی ہیں, لیکن سمینہ ٹیلی ویژن کے علاوہ فلموں میں بھی آتی رہتی ہیں, اور زندگی بھر انہوں نے کبھی ایکٹنگ نہیں کی, نہ سیکھی ہے. ایک ہی رول, ایک ہی ٹون, ایک ہی ڈیلیوری, ایک ہی سب کچھ. میں سب سے پہلے بتا دوں کہ جن کا میں پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بدر خلیل صاحبہ ہیں. بدو جی, جنہیں سب لوگ بدو جی کہتے ہیں, حالانکہ وہ بدر خلیل ہیں. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ کا ایک ڈرامہ میں نے 1969 میں دیکھا تھا جس کا نام تھا بی جمالو. یاد ہے آپ کو؟ بی جمالو میں بھی آپ ایک بڑی مکار بڑھیا بنی تھی. یہ پنڈی کے چکلالا سینٹر کی پروڈکشن تھی اگر آپ کو یاد ہو. اور اس کے بعد برسوں بعد 1969 سے لے کر 2019 میں میں عقیلہ بھابھی کا آپ کا رول دیکھ رہا تھا جو کہ آپ نے قدوسی صاحب کی بیوہ میں کیا. آپ یقین کیجئے ان
50 सालों में आप एक कदम न आगे गईं न पीछे गईं, न दाएं न बाएं, आप वहीं खड़ी थी, वही एक्टिंग थी, वही सब कुछ था जो पहले दिन था. There was no evolution. और जहां तक ताल्लुक है समीना पीरज़ादा का, sweet as she is, she has acted for the first time in Deemak. It is the first time that you see a completely different Samina Pirzada, and I think we all owe that to the director Rafe Rashidi, who has done wonders. And we also owe the appearance of Samina Pirzada in Deemak to the makeup artist and the DOP of Deemak. Samina Pirzada का जितना उम्दा मेकअप किया गया है, जितना उम्दा उनसे हर सीन करवाया गया है, जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस किस्म की उनकी टोन है, वो समीना पीरज़ादा की नहीं है. वो उनको एक नए नौजवान डायरेक्टर ने दी है जिसका जहन बड़ा मुनव्वर है. और एक बात आपको और कहूं, जितनी उम्दा एक्टिंग समीना पीरज़ादा ने फराज की मां की शक्ल में दीमक में की है, उतनी ही बुरी नहीं, उससे कहीं ज्यादा बुरी एक्टिंग उस्मान पीरज़ादा साहब ने उस दूसरी लव गुरु फिल्म में की है जिसमें वो एक साइड हीरो के बाप बने हुए हैं. इंतहाई बुरा पोर्ट्रेयल ऑफ अ पठान. प्लीज खुदा का वास्ता है, लंदन जाने का शौक हर एक को होता है, लंदन जाके अपनी बेइज्जती करवाने का शौक नहीं होना चाहिए बाहर तौर. और इसमें तीसरा जो मेन किरदार है वो फराज की बीवी का है, जो कि सोनिया हुसैन एक अदाकारा हैं. उनकी शक्ल वैसे बहुत ज़्यादा प्रियंका चोपड़ा से मिलती है, मगर यकीन कीजिए एक्टिंग में वो प्रियंका चोपड़ा के करीब अगर नहीं है तो उससे आगे ही हो सकती हैं. एक ऐसी हाउसवाइफ का रोल किया है जो जानती है कि मेरी शादी में सिर्फ मैं और मेरा शौहर नहीं बल्कि मेरी सास भी शामिल है, और मेरी सास के साथ मेरे शौहर को एक ऐसी मोहब्बत है कि दोनों एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं. इतनी उकताहट के साथ दो बच्चों की माँ होके एक इंतहाई गंभीर ससुराल के घर में रहना, कमाल एक्टिंग की है. आई थिंक सोनिया, अगर आप सिर्फ इस रोल के अंदर अपने नाखून थोड़े से तुर्श देती तो पता चलता कि आप घर के बर्तन भी धोती हैं, क्योंकि इतने वेल मैनिक्योर्ड नेल्स के साथ एक ही बात पे यकीन नहीं आया. दूसरा एतराज़ मुझे सोनिया के किरदार पे ये है कि क्लोजअप के अंदर उनकी इंतहाई फॉल्स आई लैशेस साफ नजर आती हैं, इन पर बहुत ज़्यादा मस्कारा लगाया गया है. अगर इन छोटी छोटी बातों पे गौर कर लिया जाए तो आप ऐसी रियलिटी भर देंगे किरदार में. कौन सी ऐसी खातून है जिसे घर के अंदर जिन शिन फिर रहे हों और वो दो बच्चों की माँ हो, घर में खाना भी पकाती हो, नौकर भी ना रहते हो, सास का भी ख्याल करती हो, मियाँ के साथ भी बहुत आला ताल्लुकात नहीं, मगर वो मस्कारा ज़्यादा आई लैशेस लगा के फिरती है. छोटी छोटी बातें लेकिन दुखती हैं. जब एक चादर बहुत सफ़ेद हो तो उस पर एक छोटा सा धब्बा भी बड़ा बुरा लगता है. यही हाल दीमक की इन गलतियों का है. ख़वातीन हज़रात, दीमक में जो बुनियादी एक साइनॉप्सिस है वो ये है कि हमारे अपने घरों में, हमारे अपने रिश्तों में, हमारी ज़ात में और हमारे ख़ानदानों के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है वो अट्रैक्ट करती है ईवल को, और वो ईवल वो होता है जो सुपर नेचुरल मखलूक़ात हमारे गिर्द होती हैं. और जिस घर के अंदर बहुत सा जुल्म रहा हो, जिस घर में खुशी ना हो, जिस घर में पॉजिटिविटी ना हो, वहाँ पे ऐसी चीज़ें आके बसना पसंद करती हैं जो हमारी ज़िंदगी को अजीरन कर देती हैं. आई टोटली एग्री विद दिस, आई टोटली एग्री विद दिस. मैं खुद ख़वातीन हज़रात अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 1.5 साल मुख्तलिफ जिन्नों के साथ एक घर में रहा हूँ, उनके साथ बरसरे पैकार रहा हूँ, और फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अपने घर को नहीं छोड़ा बल्कि जिन्नों को अपना घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया. मैं इस कहानी को किसी दिन बहुत तफसील से बताऊंगा, और ये मैं मजाक से नहीं कर रहा. ऐसी ऐसी रातें थीं कि मैं जानता था कि मेरे कमरे की छत के ऊपर जिन जो हैं वो ऐसी धमा चौकड़ी मचा रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता, और मैं चुप करके बैठा रहता था. उनकी आवाज़ें, फर्नीचर घसीटने की, उस फर्नीचर को घसीटने की आवाज़ें जो वहाँ पे मौजूद नहीं था, उनकी अपनी पार्टी, उनका मुझे डराने के अंदाज, मैं समझता था सिर्फ मैं झेल रहा हूँ. मुझे नहीं पता था कि मेरे ही घर में मेरी बेटियों की तरह मेरे घर को देखने वाली सोनिया और उसका मियाँ जो मेरे बेटे की तरह है, जिसका नाम इफ्तिखार है, वो अपने कमरे में ये सब कुछ सुनते हैं. हम सब अपनी अपनी जगह एक दूसरे को ना डराने की वजह से और तंग ना करने की वजह से चुप थे. हत्ता कि एक दिन मेरे दिल का सुकून मेरा बेटा जरनाब आदिल जंजुआ अमेरिका से आया और रात के 3 बजे मुझे उठा के कहने लगा कि बाबा, why do you have to shift furniture at 3 in the morning? मैंने कहा बेटा, how can I shift furniture while lying in my bed from which you have woken me up? तो एकदम से हैरान हुआ कि वाकई बाप सही कह रहा है, आवाज़ें ऊपर वाली मंजिल से आ रही हैं, तब कि मेरा बाप यहाँ नीचे मेरे साथ वाले कमरे में सोया हुआ है, तो इतना भारी फर्नीचर कैसे ये वहाँ जाके इधर से उधर करता होगा.
ख़वातीन और हज़रात, उन जिन्नों को फिर हमने देखा। मुझे सिर्फ एक चीज़ की वजह से खौफ नहीं आया। जिस तरह मैं और आप ये खड़े हैं ना, ऐसे जिन खड़े थे, मुझे उनकी शक्लें भी याद है और लातादाद थे, एकाध नहीं थे। और वो कंप्यूटर जनरेटेड नहीं थे, CGI नहीं थे, वो वाकई सही जिन थे। मैंने उनको जब देखा तो मेरे दिल में पहला ख्याल ये आया कि ये भी मेरी तरह मेरे परवरदिगार की मखलूक है। अगला ख्याल ये आया कि मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, ये नहीं है, जिन अशरफुल मखलूकात नहीं है। और तीसरी चीज़, मेरी ज़िंदगी भर का वजीफ़ा मेरे सरकार पे भेजा हुआ दरूद व सलाम है। मैं हमेशा ये समझता हूँ, कैसी भी मुश्किल हो, अगर मेरे लबों से, मेरी ज़बान से दरूद व सलाम अपने सरकार पे जारी हो गया तो फिर एक सेकंड की बात है, मेरा हमनवा मेरा रब बन जाएगा। जब मेरा हमनवा मेरा रब बन जाएगा तो फिर उसके वो लातादाद फरिश्ते जो हमा वक्त उसके महबूब पे दुरूद व सलाम भेजते हैं, वो भी मेरे हमनवा बन जाएंगे। आप सोचिए कि जब इतने करोड़ों अरबों फरिश्ते और फिर उनका रब और मेरा रब मेरा हमनवा बन जाए, तो फिर जिन्नों की शायद बारात आई हो, या उनका पूरा कन्वेंशन हो, या उनका पूरा जलसा हो, दे डोंट स्टैंड अ चांस। बार तौर वापस आते हैं फिल्म दीमक की तरफ। दीमक में जो घर लिया गया है, दैट इज सो बिलीवेबल। दीमक के जो सेट्स हैं वो गजब के हैं, जो टोन है, जो कलर टोनिंग है। दीमक में जिस तरह लड़ाइयाँ मियाँ बीवी की आपस में दिखाई जाती हैं, फराज और उसकी बीवी की, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे होती हैं, वो मेलोड्रामेटिक नहीं है। हाँ, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि हमें डर नहीं आया फिल्म में, हमारी चीख नहीं निकली। ख़वातीन और हज़रात, डरने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा वहाँ पे शैतान सिर्फ चीज़ नहीं चाहिए। डरने के लिए आपको अपने अंदर झांकना है और ये देखना है कि क्या आपके घर में, आपके ख़ानदान और आपके रिश्तेदारों के दरमियान ऐसा तनाव तो नहीं है कि कल कला को जिन आपके घरों में आ जाएंगे और आपके अपनी टेंशन को एक और सिमत में, एक और डायरेक्शन में ले जाएंगे। ये असल डर है और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सब झेल चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि इंसान कितनी मुश्किल से इन चीज़ों का सामना करता है। मेरे और फराज में एक फ़र्क है, मैंने घबरा के अपना घर कभी नहीं छोड़ा। मैंने सोचा कि ये घर मेरा है, मैं इसको हर चीज़ से पाक कर सकता हूँ। और मैं इसी पे ये एतराज़ करता हूँ कि इस फिल्म के अंदर अगर आखिर में ये बता दिया जाता कि इंसान जिन्नों से कहीं ज़्यादा कवी और अफसल है और इंसान अगर चाहे तो अपनी ज़िंदगी से तमाम टॉक्सिसिटी, तमाम नेगेटिविटी निकाल के इन सुपर नेचुरल बींग्स को भी शिकस्त दे सकता है, तो शायद फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ज़्यादा मज़े का होता। फिल्म के क्लाइमेक्स के अंदर थोड़ा सा एंटी क्लाइमेक्स है, मज़ा नहीं आया। और आखिर में हमारी एक पुरानी अदाकारा आ जाती हैं, बुशरा अंसारी साहिबा। पता नहीं क्या बात है, यकीन कीजिए, मैं समझता हूं कि हमारे पुराने अदाकार अपने ही वो पैटर्न और मोड में इतने ग्रूव में फंस चुके हैं कि उनसे अब नया कुछ होता नहीं है। काश आखिर में राफे राशिदी किसी और मिडिल एजेड औरत को लाते जो कि एक्सरसाइज करती, और मज़ा ये आता कि सिर्फ एग्जॉसिस्ट का वो सीन नहीं जिसमें लेविटेट कर रही होती हैं लिंडा ब्लेयर की तरह समीना पीरज़ादा, बल्कि एग्जॉसिस्ट के क्लाइमेक्स की तरह मज़ा तब आता जब क्लाइमेक्स में उस्तानी जी उस घर के तमाम जिन्नों को वहाँ से निकाल के घर को एक बार फिर फराज और उसकी फैमिली के रहने के काबिल बना देती, और शायद हमें भी अच्छा लगता। मगर देखिए, फिर हर फिल्म साज को ये हक हासिल है कि वो अपने मुताबिक फिल्म का इख्तिताम करे, और फिर राफे तुम्हारे हर फिल्म बीम को भी ये हक हासिल है कि जहाँ जहाँ जो कमी महसूस हमें हो वो हमें आप तक पहुँचाना चाहिए, और हमें भी ये हक हासिल है। बाहर तौर आई वुड बी extremely happy to see what lies in store for us when it comes to you as a director and your producer and your entire team. बेइंतहा लुत्फ आएगा। फिल्म की एक बहुत बड़ी कमजोरी CGI जनरेटेड जिन है, वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि कार्टून है। उस पर मेहनत करने की ज़रूरत थी, बल्कि उनको अगर ना दिखाया जाता और सिर्फ उनके होने का एहसास दिलाया जाता तो शायद बात बहुत बेहतर हो जाती। ख़वातीन और हज़रात, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। जिस चीज़ ने मेरा दिल जीत लिया है वो ये है कि बग़ैर गानों के, बग़ैर आइटम नंबर के, बग़ैर रक्स के, ये एक ऐसी फिल्म है कि जिसके अंदर सिवाय एक मरकज़ी ख़याल और उसकी बेहतरीन एग्जीक्यूशन के और बेहतरीन अदाकारी का और कुछ नहीं। आई एम सो प्राउड ऑफ माई पाकिस्तानी फेलो कंट्रीमैन कि जिन्होंने इस फिल्म को उतना ही कामयाब किया है जितना कि किसी और इंतहाई घटिया ग्लैमर रिडन फिल्म को। इसमें मोहब्बत के नाम पे जो कुछ है वो कुछ और है, इसमें समझ के नाम पे जो कुछ है वो और है। पाकिस्तानियों ने
इस फिल्म दीमक को भी करोड़ों का बिजनेस दिया है, एंड इट इज स्टैंडिंग actually at a much higher pedestal compared to the other releases on Eid al-Zuha Day in 2025. अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसने भी करोड़ रुपया बॉक्स ऑफिस पे कमा लिया है। और ये फिल्म वो नहीं है कि 28 करोड़ या 30 करोड़ की बनी है जिसकी प्रमोशन कर करके लोग मर गए। अपने पोटेंशियल पे, अपने कंटेंट पे इस फिल्म ने फिल्म दीनों का दिल जीता है। और मुझे एक दफ़ा फिर एहसास हुआ है कि पाकिस्तानी जितने मर्जी मजबूर सही, जैसे भी वो कहर का शिकार सही, जब वो एक अच्छी चीज़ को देखते हैं तो वो अभी भी पहचान लेते हैं। जब पहचान लेते हैं तो मान लेते हैं, और जब मान लेते हैं तो उसको कामयाब कर देते हैं। हम अच्छी चीज़ों के, अच्छे लीडर्स के, अच्छे दिनों के मुतमन्नी हैं, क्योंकि हमें उनकी पहचान है, और इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में वो हमारे सामने आके रहेंगे। आप भी मुझे कहिए आमीन, और मैं भी कहता हूँ इलाही आमीन। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और पाकिस्तान तो सिर्फ और सिर्फ उम्मीद पे कायम। मैंने जिक्र किया था कि मैं हॉरिफाइंग बातों का जिक्र करूंगा, तो एक हॉरर फिल्म का मैंने आपके सामने जिक्र किया। अब आइए आपको मैं दूसरी हॉरर फिल्म का बताऊं, जो कि फौरन बड़ी ईद की छुट्टियों के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम को दिखाई गई है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसका स्क्रीन प्ले, जिसका स्क्रिप्ट भी बाहर लिखा गया है अमेरिका में, जिसके हिदायतकार भी अमेरिकी हैं, जिसके प्रोड्यूसर भी अमेरिकी हैं। सिर्फ इस फिल्म के अंदर पाकिस्तानी एक्स्ट्रास को लिया गया। ये वो फिल्म है जिसका कोई हीरो या हीरोइन नहीं है। इसमें सिर्फ तीसरे दर्जे के एक्स्ट्रा नहीं होते जो सिर्फ आके रटी हुई चंद लाइनें बोल के चले जाते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रास के बारे में बताऊं, अगर आपको याद हो, पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर बहुत बड़ा पार्टी सीन होता था, जिसमें इतना बड़ा जूड़ा लगाए और एक साड़ी लपेटे हुए, गुलू बंद पहने हुए एक हीरोइन होती थी, एक हीरो होते थे, और एक फिर 7 साइड हीरो होते थे। हीरो और हीरोइन की आपस की टेंशन साफ दिखाई देती थी। खानदान की कुछ बुजुर्ग खवातीन होती थी, एक आध और होती थी, और इन तमाम अदाकारों के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रास होते थे जो कि पार्टी में गेस्ट के तौर पे होते थे, या कोई एक हीरोइन की फ्रेंड होती थी जो कि हीरोइन को पियानो पे बिठा के और कहती थी तुम एक गाना गाओ, और फिर एकदम पलट के बेचारे के हिस्से में एक डायलॉग आता था और वो तमाम मेहमानों को कहती थी लेडीज एंड जेंटलमैन अ सॉन्ग फॉर योर प्लेजर। और खुदा की कसम एक एक सीन में कहीं कहीं उनकी शक्लें नजर आती थी जो बाकी एक्स्ट्रास बैठे होते थे। इसी तरह ये फिल्म है। आप कहेंगे डॉक्टर उमर आदिल किस फिल्म का जिक्र कर रहा है कि जो ईद की छुट्टियों के बाद लगी है, हर चीज़ अमेरिका में उसकी बनाई गई, एक्टिंग मगर उसमें पाकिस्तानी एक्स्ट्राज ने की है। ख़वातीन और हज़रात, इस फिल्म का नाम है बजट ऑफ पाकिस्तान 2025। मैं गलत कह रहा हूँ? सारी की सारी कहानी और स्क्रिप्टिंग जो है वो IMF के दफातर में हुई है, और यहाँ आके आपने एक पाकिस्तानी बैंकर को, जिसे आजकल आप अपने वजीर खजाना कहते हैं, उसे मुसव्वदा दे दिया कि अटक अटक के ये फिल्म पढ़ो और ये अपने डायलॉग अदा करो। आप यकीन कीजिए, डायलॉग्स पढ़ते हुए इस अदाकार के अपने अंदर कोई कन्विक्शन नहीं है। ही कुड नॉट गिव यू द फीलिंग कि वो सच बोल रहा है या जो वो कह रहा है ही ऑल्सो मीन्स इट। हाय, एक्स्ट्रास इसलिए तो एक्स्ट्रास कहलाते हैं, वो कभी मेन स्ट्रीम अदाकार नहीं बनते। ख़वातीन और हज़रात, ये फिल्म इतनी भयानक है कि हर लाइन के ऊपर चीखें निकल गई हैं। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप इस फिल्म के ऊपर यकीन करें और ये देखें कि किस तरह पाकिस्तानी अवाम को निचोड़ने का प्रोग्राम है, तो आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक और इससे ज़्यादा हॉरर इंड्यूसिंग सीन हो नहीं सकता। खून का नहीं, ज़िंदगी का आखिरी कतरा पूरे का पूरा निचोड़ने की तैयारी है। हाँ, अगर किसी चीज़ को प्रोटेक्ट किया है तो अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस और अपनी उन तमाम चीज़ों को जो उनकी अय्याशी के ज़ुमरे में आती हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक बात बहुत अच्छी है कि पाकिस्तानी अवाम को इन फिल्मों पे कोई यकीन नहीं रह गया। इन फिल्मों के अंदर जो दावे किए जाते हैं, जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, जो फिगर्स बताए जाते हैं, उनको हम एक हकारत के साथ देखते हैं, क्योंकि ये सब फजल्ड, इंतहाई फिक्टिशियस फिगर्स हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आप जो हमारी शरह नमू हमें बताते हैं, हम जानते हैं कि वो उससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। आप जो तरक्की के पैरामीटर्स हमें समझाते हैं, कौन सी तरक्की? हमें नजर नहीं आता कि तनज़्ज़ुली के किस कुएं में हम गिर गए हुए हैं? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? किसको आप ये समझ रहे हैं कि आपकी बातों पर यकीन आता है? अपनी अय्याशियों के फिगर्स जब हम आपके देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। मुझे सिर्फ 2-3 सीक्वेंसेस का जिक्र करना है जो कि मेरे दिल को लर्जा नहीं गई बल्कि गरमा गई हैं। सिर्फ ये बताइए कि आपने इस दफा 700 अरब से ज्यादा
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रखे हैं इस बजट के अंदर 700 बिलियन रुपए से ज्यादा भीख के रखे हैं, जो कि आपने भिखारियों को देने हैं, जबकि आपने तालीम या सेहत के लिए, तालीम के लिए मैं आपको बताऊं 39 अरब रुपए रखे हैं, 39 बिलियन कंपेयर टू 700 बिलियन। यानी कि इस कौम को तालीम देने के लिए आपके पास कितना कम बजट है, भिखारी बनाने के लिए आप कितना ज्यादा बजट इस्तेमाल करेंगे। और भिखारी बनाने के लिए आपने इस इतनी बड़ी रकम का नाम बेनजीर के नाम पे क्यों रखा है? बेनजीर की कौन सी जमीन, कौन सी उनकी जायदाद, कौन से उनके खानदान के दिए हुए अतिये से हम ये 700 बिलियन रुपए हासिल करते हैं? सिर्फ एक पार्टी के वोट की खरीदारी के लिए ये वो रिश्वत है जो आप गरीबों को देते हैं, ताकि उनको याद है कि 10,000 रुपए मिलता था बेनजीर इनकम सपोर्ट, रानी बेनजीर जो प्रोग्राम की वजह से मिलता था, इसलिए वोट के वक्त तुम उन्हीं को वोट देना। हजूर वाला, दुनिया में वोट लेने के लिए कहीं रिश्वत नहीं है सिवाय पाकिस्तान में, और खासतौर पे सिंध में, और हम इसको बजट का हिस्सा बनाते हैं। दुर्फिटे मुंह हमारा, जो कि इस किस्म के बजट को सुनते हैं और समझते हैं कि ये हमारा बजट है। एक आध बात आपको और बताऊं, कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम बड़ा ग्लैमराइज किया गया, उड़ान पाकिस्तान, उड़ान पाकिस्तान, पाकिस्तान उड़ान भरेगा। अरे पाकिस्तान के जहाज का तो वो हाल है कि वो टैक्सी कर ले, रनवे तो बड़ी बात है, उड़ना तो बहुत दूर की बात है, और अगर उड़ गया कहीं तो अल्लाह माफ करे 4 गज के ऊपर फिर धाएं से गिर जाएगा। रहम कीजिए हमारे पे। उड़ान पाकिस्तान की इतनी ग्लैमरस ओपनिंग और तमाम मीडिया हाइप के बाद आपने उड़ान पाकिस्तान के लिए क्या रखा है यहां पे? मैं आपको यहां छोटी सी एक बात बताऊं, चंद लफ्ज हैं जो आपको बड़े पसंद है। टूरिज्म, माइनिंग, आईटी एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर, ये 4 वो चीजें हैं जो तबाह बर्बाद हो गई हैं इस मुल्क में। मैं एग्रीकल्चर का जिक्र फिर किसी वक्त करूंगा। कोई ऐसी फसल नहीं है कि जो तबाह बर्बाद ना हो गई हो। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि इस दफा जो मैंने गंदम बोई है, यकीन कीजिए किसी ने मुझसे 1800 रुपए पर मन के हिसाब से नहीं खरीदी, जबकि आज से 3 साल पहले मैंने 4200 रुपए पर मन के हिसाब से बेची थी। मेरा यह ख्याल था कि अगर मेरी गंदम यूं टके टोकरी हो गई है तो इससे बनने वाला आटा, उस आटे से बनने वाली रोटी, उस रोटी के साथ बनने वाली डबल रोटी और दीगर बेकरी प्रोडक्ट्स की कीमत भी आधी से कम हो जाएगी। जी नहीं, फायदा उठाया है ताजरों ने, मिडल मैन ने, और उन तमाम खबीसों ने जो कि स्मगलर्स हैं और जखीरा अंदोज हैं। इसके अलावा आपको एक और हॉरर का सीन बताऊं। आपको एक हॉरर का सीन इसमें यह है कि आप आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, 3 साल पहले का एक फिगर आपके पास है कि आपने $3 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से की हैं। $3 बिलियन सुन के बड़ा मजा आता है। लोग बगलें बजा बजा के अपनी बगलें जो है वो तबाह कर ली है उन्होंने कि जी पाकिस्तान ने आईटी एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा काम किया। आइए आपको कंपैरिजन के लिए सिर्फ 1 मिनट बताऊं। आपके साथ मुल्क है इंडिया। इंडिया की उसके साथ ही उसी साल की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं $200 बिलियन, यानी कि आपसे 197 बिलियन डॉलर ज्यादा। आप कहेंगे इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी। आइए आपको यह बताऊं, इंडिया की इकोनॉमी हमसे 10 गुना बड़ी है, और इसके अलावा इंडिया के अंदर जो बाकी चीजें हैं, जो आपकी इकोनॉमी के अलावा जो पॉपुलेशन है वो भी आपसे 6 गुना बड़ी है, 6 गुना बड़ी है। तो अगर आप इकोनॉमी को लें और इंडिया की इकोनॉमी आपसे 10 गुना बड़ी है और आपसे 10 गुना छोटी हैं, और आपने $3 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट्स की हैं, तो इंडिया से कंपैरिजन में आपकी आईटी एक्सपोर्ट पता है कितनी होनी चाहिए थी? कम से कम $33 बिलियन, जबकि आप ही कितनी है? 3 बिलियन। आप पॉपुलेशन की बात करते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन आपसे 6 गुना ज्यादा है। आपकी पॉपुलेशन के मुताबिक आपकी जो आईटी एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी? $20 बिलियन, और आपकी कितनी है? 3 बिलियन। खुदा का वास्ता है, धूल झोंक झोंक के हमारे तमाम ये आदादो शुमार जो प्रिपेयर किए जाते हैं जिसमें कंपैरिजन नहीं होता, और आप लोग भी सोचते नहीं हैं। और सोचते कैसे रहें? आपको तो सारा दिन ये सोचना पड़ता है अगली रोटी कैसे मिलेगी, दवाई के कैसे पूरे होंगे पैसे, बिजली का बिल कैसे दूंगा, गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलवाऊंगा। ख़वातीन हज़रात, इससे बड़ी हॉरर फिल्म मेरी ज़िंदगी में इस वक्त कोई नहीं है जो बजट 2025 के नाम से आई है। और मुझे जितना गुस्सा इस हॉरर फिल्म को देख के चढ़ता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि पाकिस्तानी कौम को जिन चंबड़े हुए हैं, जिन चंबड़े हुए हैं जो किसी सूरत भी हमारी जानों को नहीं छोड़े। ये चुड़ैले भी हैं, डायने भी हैं, खबीस किस्म के जादूगर भी हैं जो सारा दिन हमारा खून चूस चूस के
अपने पेट की आग को बुझा रहे हैं जो कभी बुझने में नहीं आ रही। मैं इन तमाम जिन्नों का नाम जानता हूं, आप इन तमाम जिन्नों से वाकिफ हैं। या अल्लाह, कोई ऐसा भेज जिन निकालने वाला जो एक ही दफा में आके इन खबीस हमें चिमटे हुए जिन्नों को निकाल के जहन्नुम के उस दर्जे में फेंक दे जहां अल्लाह ताला ने ऐसे जिन्न और अफरीत रखने हैं जिनको अल्लाह ताला ने कहना है कि तूने मेरी अशरफुल मखलूकात को तंग किया, अब तुझे रहती दुनिया तक हमेशा के लिए अबदी तौर पे जहन्नुम के इस गड़े में फेंक दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा जिन निकालने वाला आएगा इंशाअल्लाह ताला, और हम सब इन जिन्नों से निजात हासिल करेंगे। तब मैं कहूँगा हमें लगी हुई दीमक खत्म हो गई, इस मुल्क को चाटने वाली दीमक खत्म हो गई, इस मुल्क के लोगों को चिमटे हुए जिन दफा हुए, बर्बाद हुए, तबाह हुए। कहिए आमीन इंशाअल्लाह।